देखें, हक्को का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो शेख साहब ने आपको बता दिया कि स्टाइल किस स्टाइल से हम वो करेंगे। एक तो वो स्टाइल है। अब जो पर्सपेक्टिव है हक्को का, उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूँ कि राइट नाउ ये पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट ये या 2 साल से एक रेंज बाउंड ही है इसकी 70, 75, 78 इस ब्रैकेट के अंदर। पहले चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ें दूर की थी, दूर नज़र आ रही थी। अब जो चीज़ें हैं इसकी इसी फिजिकल ईयर के अंदर वो कंप्लीट होने जा रही हैं, कंप्लीशन पे जा रही हैं और इसके अंदर ऐड अप होनी शुरू हो जाएगी ईपीएस उनकी। कुछ तो जून तक आ जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी बाय सितंबर क्वार्टर, और कुछ की बाय दिसंबर क्वार्टर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी और चीज़ें ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगी। रीज़न क्या है हक्को को लेने का? रीज़न ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शेयर जो है आज से 1 साल के बाद, मतलब बाय दिसंबर या बाय सितंबर, ये इसकी जो ईपीएस है, ईपीएस अराउंड कोई 35 रुपीज़ की ईपीएस के करीब ये शेयर खड़ा होगा सेफ साइड पे। अच्छा, जब 35 रुपीज़ की ईपीएस के ऊपर खड़ा होगा तो हमारी नेक्स्ट क्या फोर्सी हम करते हैं कि अगर 35 रुपीज़ की ईपीएस है इसकी, तो इसकी शेयर की प्राइस क्या ये 70-80 भी रहेगी? नहीं, ये 70-80 भी नहीं रहेगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी इसकी प्राइस जो है। और मतलब मिनिमम साइड पे 120 तो नज़र आती है कि 120 प्लस पे ये जाएगा शेयर जो है। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन भी हमें मिलेगा। और इसके साथ हमने ये देखा है कि इस कंपनी के पास जब भी कैश इनफ्लोज में आया है इनके पास, तो इन्होंने डिविडेंड दिया है। इवन कि एक्सपेंशंस के साथ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के होते हुए भी अगर आप इस साल का और पिछले साल का कंपैरिजन करें, तो जहाँ जहाँ इनके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो उन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है अपने शेयर होल्डर्स को। और 2019 से पहले का पीछे भी देखें, ऑल्दो कि इतनी ईपीएस हायर साइड पे नहीं थी, ये तब भी डिविडेंड दिया करते थे ये। अब हमने हमारी ये स्पेकुलेशन है, दो फिगर्स होंगे हमारी नज़र में। इधर कि अगर ये 70-75 की हमारे पास बाइंग प्राइस है हमारे पास, और ये हमें डिविडेंड देना शुरू करता है 35 रुपीज़ के हिसाब से, अगर ये 15 रुपये का डिविडेंड या 16 रुपये का डिविडेंड हमें ये देता है पर एनम, तो हमारी डिविडेंड यील्ड क्या होगी? एक तो एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इन बाइंग रेंज के ऊपर एक हायर डिविडेंड यील्ड का एक शेयर ले सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड भी कर सकते हैं, या तो उसको हम होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि किस प्राइस के ऊपर जाके इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो इफेक्ट होना शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एक वेग फिगर दे रहा हूँ मैं आपको, रफ एस्टिमेट है कि अगर ये 70, 72, 73 की हमारी बाइंग प्राइस है और इसने कोई 16 रुपये, 17 रुपये या 18 रुपये का डिविडेंड इसने दिया, या 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, और वो बनता है कोई 25% या 30% का डिविडेंड बनता है फॉर से। तो वो अगर इसकी प्राइस यहाँ से अगर अपवर्ड चलती है 120 या 130 की तरफ इसकी प्राइस चलती है, तो आपकी जो डिविडेंड यील्ड है, अगर फॉर एग्जांपल 25 या 30% डिविडेंड यील्ड बन रही है इन प्राइजेस के ऊपर, तो जब ये शेयर ऊपर निकल जाएगा, ऊपर की प्राइस पे चला जाएगा 130, 140 पे चला जाएगा, तो आपकी डिविडेंड यील्ड जो है वो नीचे ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो एट दैट टाइम हमारे पास फिर ऑप्शन होगी कि हम कैपिटल गेन को यूटिलाइज़ करें यहाँ पे, और देखें कि और कौन सा है जिसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। हम फिर वहाँ पे इसको स्विच करके हम वहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी और शेयर हो सकता है कि मिसाल के 10 लाख आपने आपको लिया और आपके पास 80%, 90% कैपिटल गेन को आपने यूटिलाइज़ किया, और उतना ही नीचे कोई और आपके पास नज़र आ रहा है कि जिसकी डिविडेंड यील्ड 20-25 की ब्रैकेट के अंदर है, आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास ऑल टाइम होती है, जो मतलब वेरी वेरी लॉन्ग रन जो देखना चाहते हैं या लेना चाह रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि इसको मैं 70-72 की मेरी बाइंग है और मेरे पास डिविडेंड यील्ड अच्छी आ रही है, तो इसको मैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम जो है मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ डिसैलिनेशन ऑफ वाटर और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी इसके पाइपलाइन में जो है अनाउंसमेंट होनी है। और आपको बेस प्लांट की भी सेलिंग की जो ऑप्शन है वो भी अभी पाइपलाइन में है, वो भी मैच्योर होती है नहीं होती। तो अगर वो मेच्योरिटी पे जाती है तो फिर इसके लिए और आगे रास्ते निकलेंगे एक्सपेंशन के लिए, और नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ों में आपके पास क्लैरिटी आएगी कि आपने कौन सा लेना है। तो वो होता यही है कि आप इन सारी रिपोर्ट्स को, इन सारे फंडामेंटल्स को, इन सारी चीज़ों को, इन सारी न्यूज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है, और आपने एक स्पेकुलेट करना है। स्पेकुलेट ये करना है कि इधर ये प्राइस जो है आपके हिसाब से ये हायर प्राइस है, इसके ऊपर आपने एग्जिट करना है, या आप इसमें मज़ीद आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, तो आपने इसको होल्ड करना है। या डिविडेंड यील्ड जो है आपकी, जो लेवल है डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशन जो है, डिविडेंड यील्ड उस एक्सपेक्टेशन से नीचे जा रही है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर स्विच कर लेते हैं।
अच्छा, वो आप लोगों ने देखी होगी मोस्टली। एक तो ये जो वॉल स्ट्रीट है ना, इसके तो 4 या 5 ना इसके वो मेंबर्स हैं टोटल। ये लास्ट ईयर डॉक्टर साहब ने जब शेयर की थी तो वहाँ पे इसकी प्राइस आ रही थी, कोई टारगेट प्राइस 140 के करीब आ रही थी, वही जो डिफरेंट हाउसेस की थी। तो वो मेरे ख्याल में उसी डिफरेंट हाउसेस के ऊपर ही वो एक उनका एनालिसिस हो रहा होता है। और बाकी जहाँ तक इनका है कि इसमें बता रहे हैं कि डेप्ट, तो भी डेप्ट का इशू है तो इसकी ये प्राइस है ना। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि रिसीवेबल्स कहाँ पे खड़े हैं इनके, और रिसीवेबल्स तो अल्टीमेटली मिलने हैं इनको। और रिसीवेबल्स के साथ साथ जो है कंपनी जो है, अगर इतना उसके बुरे हालात हों एज पर दैट रिपोर्ट, तो कंपनी मतलब पे आउट दे ही अपने आप को वो क्लियर करे उसमें। तो ये पावर सेक्टर के अंदर तो ऐसे ही चलेगा इनका। और ये चूँकि इस सर्कुलर डेब्ट के मेजर बेनिफिशियरी भी हैं और मेजर रीज़न भी हैं, तो ये ऐसा ही चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि इसका बाकी आईपीपीज़ का डिफरेंस क्या है। बाकी आईपीपीज़ का डिफरेंस ये है कि बाकी सब की सब आईपीपी जो है वो रेंज बाउंड है, मतलब जो उनका मॉडल ऑफ बिजनेस था ना डे वन से, वो वहीं पर स्टक है ना। उन्होंने एक मतलब 1 किलोवाट की भी आगे इंक्रीज नहीं किया। ये आपकी कंपनी जो है ये कंटिन्यूसली एक्सपेंशन भी कर रही है, और मतलब एक से बढ़कर एक अच्छी एक्सपेंशन के ऊपर जा रही है। माइनिंग के अंदर भी जा रही है, और फिर थारकोल में 2 पावर प्लांट्स और लगा रही है, सीपीएचजी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, फिर ऑयल एंड गैस के अंदर भी जा रही है, फिर वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जा रही है। तो वो जहाँ जहाँ उसको चांस मिलता है, जहाँ जहाँ उसके पास कुछ पेमेंट्स वगैरह आती हैं, तो वो आप देखें कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है और आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करती जा रही है। तो इसमें कोई इतनी कोई परेशानी की कोई चीज़ है नहीं है इसके अंदर। मतलब आपकी कंपनी जो है अप्रॉक्सीमेटली 24-25 रुपीज़ की ईपीएस है उसकी, और 1.29 बिलियन का उसका टोटल शेयर है उसका। तो अगर आप उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी कुछ 34, कुछ 34 बिलियन के करीब आई थिंक बनेगी उसकी टोटल जो रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया है या प्रॉफिट जो है उसका। तो उसमें इतना ये कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती इसके अंदर ना। और मेरा ख्याल है जून से ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे तो इनके क्वार्टर्स में भी थोड़ी सी ईपीएस इनकी इम्प्रूव होती जाएगी। और लोग के लग रहा है कि इस दफ़ा जो कोल की प्राइजेज़ हैं और जो फर्नेस ऑयल की जो प्राइजेज़ हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम आ सकता है इस बार। थोड़ा सा ये हो सकता है इनको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करनी पड़े, क्योंकि अब नॉर्मल प्राइजेज़ हैं, फर्नेस ऑयल की भी अब नॉर्मल प्राइजेज़ हुई पड़ी हैं, और उसकी कोल की क्योंकि वो आपका सीपीएचजी जो है वो है ही इम्पोर्टेड कोल के ऊपर। तो वहाँ पे कोई थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें हो सकता है इसका आए। लेकिन द लॉन्ग रन जो है, चीज़ें जैसे ये सेटल होएंगी, दोबारा बैक टू रूटीन ये आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसकी जो है ईपीएस वो ऊपर हायर साइड पे ही चलती जाएगी ये। और ये सारी चीज़ों को ये फोर्सी करने की वजह से ये चीज़ें नीचे आई हैं। वो लोगों का बहुत सारा का ख्याल है कि ये जो आपका है नारोवाल का जो पावर प्लांट है, शायद इसकी वजह से इसकी शेयर की प्राइस नीचे आई है। वो 30-32 मेगावाट, मतलब कोई इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर। जब एक 3,000 मेगावाट की कंपनी और 30-32 मेगावाट को उसने शट डाउन किया हो, और उसके अंदर भी क्लैरिटी ना आए हो कि अभी तो असेस कर रहे हैं कि क्या डैमेज हुआ है या क्या लॉसेज हुए हैं वहाँ पे, तो उसको भी वो कवर अप कर लेंगे। 660 मेगावाट का भी तो पावर प्लांट का बंद ही था ना जुलाई से लेके तो जैन तक, और वो तो मतलब डैमेज इरिपेरेबल था। और वो सारी चीज़ें आपके सामने हुई हैं, तो तब भी इसकी ईपीएस जो है 3 रुपये 70 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे तो रही है इसकी। तो आगे फर्दर मेरे ख्याल में जून के बाद जो है ना, इसमें आप एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखेंगे इसकी ईपीएस में भी इंशाल्लाह जो है काफ़ी बेहतरी आएगी, और कंपनी के थोड़े से हालात भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो पंगे इन्होंने लिए हुए हैं सारे फर्दर जो है वो सब मेचोरिटी के करीब हैं। ये नहीं भी सेटल हो जाएगा, और आपका थार एनर्जी भी सेटल हो जाएगा, और थलनोवा भी मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर अक्टूबर नवंबर तक वो भी सेटल हो जाएगा, मतलब ऑपरेशनल हो जाएंगे ये सारे। और जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो फिर कम अज़ कम कैश जनरेशन भी साथ में स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो इंजेक्शन हो रही है, फिर कैश जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हक्को की प्राइस से कोई भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड कोल के ऊपर है, थर कोल के ऊपर है, फर्नेस ऑयल के ऊपर है, एलएनजी के ऊपर है, तो जो ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो आपको नेपरा की तरफ से लगते हैं हर महीने, वो इसी मद में लगती हैं कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाती है। ये नहीं होता कि ये पल्ले से दे रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कोई फिक्स रेट इनका डिसाइड है। फिक्स रेट नहीं डिसाइड होता, जो भी इनकी सोर्स है उस सोर्स के मुताबिक इनकी प्राइस की एडजस्टमेंट की जाती है हर महीने। और सिर्फ एक इनको प्रॉब्लम ये आता है कि फॉर एग्जांपल फर्नेस ऑयल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर $100 का है गैलन है फॉर एग्जांपल, और वो अगर 150 पे चला गया है, तो वो उनको जनरेट करने के लिए $50 की एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ेगी इनको, उसकी
इंपोर्ट करने के लिए या उसको बाय करने के लिए, या कोल को भी आप इसी तरीके से रख लें, तो वहाँ पे इनको लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू आता है। उसमें भी अगर सप्लायर पीएसओ है या कोई गवर्नमेंट की एंटिटी है, तो वो क्या करते हैं कि रिसीवेबल की मद में उसके पैसे रोक लेते हैं और रिसीवेबल उनका पाइल अप हो जाता है, पेएबल सॉरी पाइल अप हो जाता है और उधर से रिसीवेबल भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वो कितनी कोई एज सच कोई डिफरेंस इसका नहीं पड़ता। अब होगा ये कि इस क्वार्टर के अंदर जो है इसका वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इनकी सेल्स का जो नंबर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होएगा, लेकिन वो विंडो थोड़ी सी नैरो होती हुई नज़र आएगी हमें कि वो गैप जो है प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा सा कम हो गया। फिर आगे फर्दर जैसे ही थोड़ी सी प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे और गवर्नमेंट के साथ पेमेंट्स अपनी जो रूटीन की पेमेंट्स हैं, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट 100% पेमेंट रोक लेती है, वो कुछ ना कुछ पोर्शन को दिए जा रही होती है और कुछ पोर्शन इकट्ठा होता होता आपका जो है वो डेप्ट सर्कल डेप्ट की मद में वो इकट्ठा हो रहा होता है, पाइल अप होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे फिर जैसे ही थोड़ा सा इनके पास आगे क्वेश्चन आएगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, फिर वो थोड़े से फिगर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आज मैंने नोट किया कि हबको छोटे से रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा, 72.9 से लेके और 73.5 के दरमियान। तो मैं फिशिंग रॉड डाल के बैठ गया, छोटा छोटा चंक लेके। जैसे ही वो 72.9 पे आता तो ये कि ऑर्डर लग जाता, उसके बाद फिर ये भाग जाता है 73.25 73.5 पे, फिर ये नीचे आता है। बार बार ये छोटे से रेंज में मूव करता जा रहा है। इसका आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया कामरान भाई इसको ना, और बाकी भी जितने भी मेंबर्स ऐड किए, इसकी सिर्फ प्राइस मूवमेंट आपने देखनी है। इंसान को थका देने वाली इसकी प्राइस मूवमेंट है। और ये अभी आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल मरा हुआ है 72 पॉइंट, और हो सकता है यू वुड बी लकी इनफ कि ये और नीचे जाए, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो की परसेंटेजेस जो हैं उसको में कंप्लीट करें, 20% में मिले और ये नीचे 70 से भी नीचे जाए, ताकि एटलीस्ट हमारी जो होल्डिंग है ना इसकी वो पूरी हो। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये जब मूवमेंट ऐसी होगी कि इंसान थक जाता है इसको देख देख के, यार इसका कुछ भी नहीं है, और इसने फिर अचानक 1 या 2 दिन में मूव बना के अपने आप को एक और अगली ब्रैकेट के अंदर सेट कर लेना है। और जो आदमी बैठा होता है 5-10 पैसे 20 पैसे नीचे बैठा होता है, अब वो वेट कर रहा होता है कि अब इस ब्रैकेट में है, और फिर पता चलता है कि 6-6 महीने तक वो फिर ऊपर अगली 75-78 की ब्रैकेट्स या 80 की ब्रैकेट्स के आसपास ही इसने मूव करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ट्रेडिंग इसमें है नहीं है, प्योरली इंटायरली इन्वेस्टमेंट का ये शेयर है। और हर आदमी जो है ना वो उसको इसी तरीके से, जैसे आप फिशिंग कर रहे हैं ना, फिशिंग करके वो बैठा हुआ है। और ऑल दो कि हमारे अपने पोर्टफोलियोज़ में मतलब अच्छी खासी इसकी क्वान्टिटीज़ में पूरी हैं, लेकिन वो ग्रीडीनेस इतनी है कि आज भी वो जो डिविडेंड्स वगैरह आए हैं, तो मैंने तो आज भी उठाया और कल भी उसको टारगेट किया हुआ है कि कल भी उठाऊंगा जो डिविडेंड की अमाउंट आ रही है, ताकि उसको भी हम लोग इसमें ऐड ऑन करते जाएँ। और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स के लिए बहुत अच्छे लेवल है ये वाला 73.50 या इसके नीचे, और अगला लेवल भी इनको मिले और इससे अगला लेवल भी इनको मिले, ताकि उनके पास एक सर्टन 20% ऑफ पोर्टफोलियो उनका एक सेफ इन्वेस्टमेंट में होगा, और 1-2 शेयर्स पर और टारगेट किए हुए हैं, तो होपफुली वो भी कल में हमारी वो रेंज में आते हैं, तो फिर साथ ही उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ पोर्शन उसको उठाते शुरू कर देते हैं। वो शेख साहब अनाउंस करेंगे उसको, तो बैक एंड के ऊपर काम तो कर रहे हैं शेख साहब, हादी भाई कर रहे हैं। This video clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting the YouTube channel. Learn stock trading.